साल था 1997, जब संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह गुलशन कुमार की हत्या ने पूरे भारत को सचमुच झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, बल्कि ये बॉलीवुड के उस काले सच की है जिसे लोग अक्सर भूलना ही बेहतर समझते हैं। 16 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, पता है, ये गिनती है उन गोलियों की जिन्होंने दिन दहाड़े एक ऐसे इंसान की जान ले ली जिसने भारत में म्यूजिक का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। जी हाँ, 16 गोलियां। और ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी, एक बेहद बेरहम साजिश थी। और इस साजिश के निशाने पर थे टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार। तारीख थी 12 अगस्त 1997। मुंबई के जुहू इलाके में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। गुलशन कुमार अपने रोज के रूटीन की तरह पास के शिव मंदिर में पूजा करने गए थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। हुआ ये कि जैसे ही वो पूजा करके अपनी कार की तरफ लौटे, 3 हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गुलशन कुमार को 1-2 नहीं, पूरी 16 गोलियां मारी गईं और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। इस हत्या ने पूरे देश में एक सनसनी फैला दी थी। सवाल बस एक ही था सबके मन में, आखिर म्यूजिक इंडस्ट्री के इतने बड़े नाम को कौन और क्यों मारना चाहेगा? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस अंडरवर्ल्ड की अंधेरी गलियों में उतर गई। पुलिस की शक की सुई सीधे जाकर रुकी मुंबई के सबसे कुख्यात अंडरवर्ल्ड गैंग डी कंपनी पर, और इसके पीछे की जो वजह थी वो भी काफी साफ थी। देखिए, ये वो दौर था जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का पैसा और उसका डर दोनों का सिक्का चलता था। पुलिस के मुताबिक डी कंपनी ने गुलशन कुमार से एक बहुत मोटी रकम मांगी थी, जिसे प्रोटेक्शन मनी कहा जाता था। लेकिन गुलशन कुमार वो झुके नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया, और यही इनकार उनकी मौत की वजह बन गया। पुलिस की चार्जशीट ने इस पूरी अंडरवर्ल्ड थ्योरी पर एक तरह से मुहर ही लगा दी। चार्जशीट में साफ साफ लिखा था कि हत्या का पूरा प्लान दुबई में दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के ऑफिस में तैयार हुआ था। लेकिन साजिश का खुलासा होना एक बात थी और दोषियों को सजा दिलाना बिल्कुल दूसरी। इसके बाद जो शुरू हुआ वो थी 2 दशकों से भी ज्यादा लंबी और बेहद पेचीदा कानूनी लड़ाई, जिसमें संगीत जगत के भी कुछ बड़े नाम घसीटे गए। इस केस में कई बड़े चेहरे सामने आए। शूटर अब्दुल रऊफ मर्चेंट को उम्र कैद हुई और उसके भाई को भी साजिश में शामिल होने का दोषी पाया गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। म्यूजिक कंपोजर नदीम सैफी और प्रोड्यूसर रमेश थौरानी जैसे बड़े नामों पर भी आरोप लगे थे, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से वो बरी हो गए। ये इंसाफ का एक बहुत ही लंबा और थका देने वाला सफर था। सोचिए, हत्या के 24 साल बाद यानी 2021 में जाकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुख्य दोषी की सजा पर अपनी आखिरी मोहर लगाई। 24 साल! तो ये केस सिर्फ एक हत्या का मामला बनकर नहीं रह गया, ये एक मील का पत्थर बन गया, क्योंकि इसने फिल्म इंडस्ट्री के उस सियाह पक्ष को, उस डार्क साइड को उजागर किया जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था। तो सवाल ये है कि इस केस ने आखिर हमें दिखाया क्या? इसने बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच के उस गहरे और खतरनाक रिश्ते को सबके सामने लाकर रख दिया। ये साबित कर दिया कि ग्लैमर की दुनिया में जबरन वसूली का खतरा कोई कहानी नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत थी। और इसी वजह से ये केस आज भी मॉडर्न इंडिया की सबसे बड़ी सच्ची अपराध कहानियों में गिना जाता है। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये मामला ग्लैमर की दुनिया के पीछे छिपे सत्ता, पैसे और अपराध के उस खतरनाक गठजोड़ के बारे में आखिर क्या बताता है? सोचने वाली बात है।